जय हिंद, वंदे मातरम। आदरणीय देशवासियों, प्यारे दोस्तों, जय आरएसएस, जय बीजेपी, जय हिंद यारों। हिमाचल में बीजेपी को क्यों जीतना चाहिए, इस सब्जेक्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं मेरे भाइयों, प्यारे दोस्तों। क्योंकि एक तो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार मिलती है, उसके बाद क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, और 2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव, जिसमें माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब का चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव, वो 2024 में होने जा रहे हैं। आगामी मात्र 13.5 महीनों में देश के 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें राज्य अपनी सरकार चुनेंगे और सीएम उस पार्टी का बनेगा जो कि सत्ता पर आरूढ़ होगी। आने वाले मात्र 13.5 महीनों में 11 राज्यों में चुनाव है। 11 स्टेट्स आर देयर। 11 राज्यों में चुनाव है, और इन चुनावों की समाप्ति के 4 महीने बाद ही माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी का लोकसभा का चुनाव है, जो कि वापिस 100% रिपीट करना है, रिपीट होना है। वो क्यों और कैसे, इसी सब्जेक्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मेरे यारों, ये जो अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, ये आने वाले 2024 के चुनावों का नींव का, मुहूर्त का पत्थर है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश चुनावों से श्री गणेश शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके रिजल्ट पर आगे की नींव 2024 में मोदी जी लोकसभा इलेक्शन की रखी जाएगी। एक बात की बेहद खुशी है कि जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शंस में, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोट तटस्थ होते हैं, और जो विरोधी खेमे के वोट होते हैं वो ज़्यादातर डिवाइड होते हैं। जितनी नई पार्टीज आती है पॉलिटिकल वर्ल्ड में, यानी भारत की राजनीति में, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में केंद्र में सरकार है, तो प्रदेश में भी 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने से डबल इंजन का पावर लगता है दोस्तों। विकास अति तीव्र गति से होता है और जनता जनार्दन को सुविधा प्राप्त होती है। तो ये जो चुनाव होने जा रहा है हिमाचल में, यहाँ से 11 राज्यों का चुनाव शुरू हो रहा है। तो मैं 11 राज्यों को 11 राज्यों के आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा मेघालय, चौथा नागालैंड, पांचवा त्रिपुरा, छठा कर्नाटका, सातवां मध्य प्रदेश, आठवां छत्तीसगढ़, नौवां राजस्थान, 10वां तेलंगाना, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर। एक्चुअली जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो चुका है, डीलिमिटेशन, डीमार्केशन हो चुका है। इसलिए अभी वहाँ पर चूंकि राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल है, इसलिए वहाँ पर लोकतंत्र प्रणाली से व्यवस्था करने में वहाँ पर अनुपातिक दृष्टिकोण से तीव्र गति से विकास होगा। इस दिशा में भी जम्मू कश्मीर के चुनाव आने वाले 13.5 महीने के अंदर अंदर जरूर हो सकता है शुरू के चुनावों में जम्मू कश्मीर चुनाव हो जाए विधानसभा के। तो दोस्तों, इस तरीके से 11 प्रदेशों में चुनाव होने हैं 13.5 महीने में, और उसके 4 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का चुनाव किया जाएगा, यानी हिंदुस्तान की राजगद्दी पर बैठने वाली पार्टी का जो शासन होगा वो घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को ही आपको जिताना चाहिए हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश पे अपन कुछ विश्लेषण करते हैं, जिससे कि आपको सुगमता हो कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बननी चाहिए। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे, आज यह दिव्य है, मेरा बेटा दिव्य, इसको मैंने बताया था कि आज मैं अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा
वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा, यूट्यूब पे, तो इसने बोला कि पापा मैं भी आऊँगा। बोला आ जाना बेटा। तो ये है दिव्य। मैं अब दिव्या सुनील लखोटिया। ओके, अब आप ऐसा करो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा आप बोलो। आप ठीक है। बोलो, आदरणीय पीएम साहब, आदरणीय पीएम साहब, मोदी जी साहब को मोदी जी साहब को मेरा सादर प्रणाम। मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय गृह मंत्री साहब को, आदरणीय गृह मंत्री साहब को, अमित शाह साहब को अमित शाह साहब को मेरा सादर प्रणाम। मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय जेपी नड्डा साहब को आदरणीय जेपी नड्डा साहब को मेरा सादर प्रणाम। मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय सतीश पूनिया साहब को आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब को मेरा सादर प्रणाम। मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय आदरणीय आरएसएस को आरएसएस को मेरा सादर प्रणाम। मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय आदरणीय मोहन भागवत साहब को मोहन भागवत साहब को मेरा सादर प्रणाम। मेरा सादर प्रणाम। बेस्ट विशेष। बेस्ट विशेस। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में डबल इंजन की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। राष्ट्रवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और सबसे बड़ी बात आरएसएस का पॉलिटिकल विंग मैं मान के चलता हूं। और आरएसएस जितना देशभक्त, आरएसएस जितना वतन का वफादार होना अपने आप में बड़े ही गौरव और गर्व की बात होती है। तो किसी भी मायने में हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले 150 करोड़ देशवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ही सर्वोपरि, सर्वोत्तम, सुरक्षित करने और रखने वाली पार्टी है, और सबका साथ सबका विकास करके चलने वाली पार्टी है। अब दोस्तों अपन आते हैं हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक दृष्टिकोण पे। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान के राज्यों में सबसे उत्तर में आने वाले राज्यों में से एक है। हिमाचल प्रदेश की भूमि को देवभूमि भी कहा जाता है और वीर भूमि भी कहा जाता है। देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि वहां पर हमारे देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने तप किए थे। तो वो ऋषियों मुनियों की, देवताओं की धरती है, इसलिए उसे, उस स्थान को, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने सेना में अपने, हिंदुस्तान की जो वीर सेना है, उस सेना में इस धरती ने, इस मिट्टी ने अपने लाल दिए, जो कि पूर्व फौजी और वर्तमान में जो फौज में है वो फौजी आपको हिमाचल प्रदेश के बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो आप देशभक्ति का जज्बा देखो, वो है हिमाचल प्रदेश की धरती। यहाँ की सबसे बड़ी बात यह कि 90% आबादी ग्रामीण अंचल से आती है। 90% आबादी गांव में रहती है, गांव पे डिपेंड है। साक्षरता यहाँ पर 86% प्लस है, यानी 86% से ज्यादा, मोर देन 86% लिटरेसी इज देयर। और एक बात मैं आपको बताता हूं जो शायद ही पता पड़ पाएगा, या मैं कोशिश करता हूं, हो सकता है शायद पता पड़ गया हो, क्योंकि मुझे भी ये सर्च करने पर पता पड़ा कि पूरे हिंदुस्तान का मतलब सबसे कम भ्रष्ट अगर कोई राज्य है तो वो सबसे नंबर 1 पे है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर सबसे कम भ्रष्टाचार होता है। ये एक सुखद बात है जिसे कि कंटिन्यूस रखने से हो सकता है और जगह भी ऐसा वातावरण बने। सबसे बड़ी बात, यहाँ 12 मासी नदियां बहती हैं, यानी यहाँ 12 महीने ही, क्योंकि हिमालय पर्वत के आंचल में है हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ की बर्फीली पहाड़ियाँ, वहाँ की हरियाली, वहाँ की नदियाँ जिन्हें हम माता कह करके संबोधित करते हैं, तो वो नदियाँ जहाँ का उद्गम स्थल हिमालय से बहती हुई निकलती हैं, तो वो भूमि भी उपजाऊ और अति पवित्र हो जाती है, और वहाँ पर संपन्नता अच्छी खासी रहती है। ये नेचुरल इफेक्ट है।
तो वहाँ पर 12 मासी नदियाँ बहती है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की और सबसे ज़्यादा एप्पल वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, मतलब वहाँ पर उत्पादन होता है बागवानी के जरिए और कृषि के जरिए। और इसीलिए वहाँ पर वहाँ की एप्पल, वहाँ के एरिया की एप्पल बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा जल विद्युत, क्योंकि वहाँ पर पानी के बहुतायात है, इसलिए जल विद्युत से वहाँ पर अर्थव्यवस्था सुचारू रहती है। और जल विद्युत के कारण विद्युत की यानी कि पावर की कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है। पर्यटन में वहाँ पर इतनी सुंदरता है कि वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं और पर्यटन बहुत अच्छा खासा बिजनेस है वहाँ का, जिससे कि उनको अच्छी रॉयल्टी राजस्व प्राप्त होता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री माननीय अनुराग जी ठाकुर साहब जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत, यह सब हिमाचल प्रदेश के हैं। अब आते हैं हम इसके राजनीतिक विश्लेषण पर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं और लोकसभा की 4 सीटें हैं। अभी विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं जो कि 12 तारीख को होंगे, आज के 5-6 दिन बाद। 68 में से जो 35 सीटें जीतेगा वो अपनी सरकार बनाएगा, ऐसा फॉर्मूला है। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सन 2017 में मिली थी 44 सीटें, और भारतीय जनता पार्टी की जो चिर प्रतिद्वंदी पार्टी और जो सेकेंड नंबर पर रही थी उसको मिली थी 21 सीट्स, यानी आधे से भी कम, और अन्य को 3 मिली थी। पिछले चुनावों का विश्लेषण था। इसके बाद जयराम ठाकुर की बीजेपी सरकार ने यहाँ पर अच्छा काम किया, उनके काम को सराहा गया, तो संभावना बनती है कि हम यानी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कंटिन्यू करेगी। और डबल इंजन की सरकार के कारण कंपैरेटिवली दूसरे मीन्स कनेक्टिविटी से इस कनेक्टिविटी में ज़्यादा स्पीड से मीन्स विकास और मीन्स अच्छे काम हो सकेंगे। 12 तारीख को इसमें वोटिंग है, और इसमें आपके 8 दिसंबर को इसकी 12 दिसंबर को इसकी वोटिंग है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 12 नवंबर को इसकी वोटिंग है और 8 दिसंबर को काउंटिंग है। और गुजरात चुनाव इसके करीब 20-22 दिन बाद है, क्योंकि 1 तारीख को यानी कि 1 दिसंबर को और 5 दिसंबर को गुजरात में चुनाव है, और उनकी काउंटिंग भी 8 तारीख को ही है। और 4 दिसंबर को दिल्ली के एमसीडी के भी इलेक्शन है, जो अपने आप में बहुत अच्छा खासा मायने रखती है, क्योंकि वहाँ की एमसीडी का कलेक्शन अगर सही तरीके से दिल्ली में लगाया जाए तो बीजेपी के नेतृत्व में, माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह साहब की चॉइस में दिल्ली पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 सिटी, नंबर 1 कैपिटल बने। ऐसी सोच अमित शाह साहब, भारतीय जनता पार्टी के पीएम माननीय मोदी जी साहब और भारतीय जनता पार्टी ऐसी सोच और ऐसा स्टेटस रखता है। इसीलिए इसकी बागडोर केंद्र में सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में ली है, जिससे कि हम बता सकें कि 150 करोड़ की आबादी वाले जो उस देश की राजधानी है उसका क्या स्टेटस है, मीन्स ताकि हम भी वर्ल्ड पावर अगर बनने जा रहे हैं तो अपनी छवि ज़माने के सामने रख सकते हैं कि हमारी ये उपलब्धता है। और इससे बढ़िया ही होना है, इसमें सभी को रोज़गार ही मिलना है। अगर मॉडिफाई होता है कोई भी शहर, अगर मॉडर्न सिटी बनती है, स्मार्ट सिटी बनती है, एडवांस सिटी बनती है तो। और वैसे दिल्ली मालिक की दया से बेहद ही खूबसूरत शहर है, हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली, राजधानी है दिल्ली, लेकिन इसमें भी कई गुना ज़्यादा सुंदरता की संभावना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगर वहाँ चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता है तो दिल्ली को दुनिया में 1 नंबर पे हाईटेक सिटी बना दिया जाएगा। ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व रखते हैं, ऐसा हमें उनके साथ में रह करके अनुभव हुआ है।
दोस्तों, क्योंकि आप ये देखिए, मोदी जी के 2014 में चुनाव जीत के आने के पहले वहां पर क्या स्थिति थी। वहां पर 2 या 3 हाईवे हुआ करते थे, अभी कितने ज्यादा गुना वहां पर हाईवे बन गए हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ रेलवे का ऐसा नेटवर्क है नहीं, तो वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ी इलाका, मतलब पहाड़ होने और पहाड़ी इलाका होने के कारण बड़े बड़े एयरपोर्ट वहाँ पर नहीं बन पाते हैं। तो इसके कारण सिर्फ एकमात्र विकल्प है रोडवेज का। रोडवेज ही ऐसा विकल्प है इन सब पर्यायों का। तो इस कारण अभी जो बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी साहब, जो कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में केंद्र में मंत्री हैं, तो आप साहब ने अभी जो एक वीडियो में मैंने उनको सुना था, उनकी स्पीच थी, तब गडकरी साहब ने बताया था कि 2024 के पहले पहले हिमाचल प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए के सड़क और परिवहन के काम होंगे। 2024 के अंत के पहले पहले आप समझो, 2 लाख करोड़ के सड़क के काम होना, मतलब विकास को क्या गति मिलेगी। आप ये देखो, उन्होंने जो बताया कि जिसमें 7,000 करोड़ रुपए का काम, तो जो 7,000 करोड़ रुपए की लागत से जो रोड बन रही है उसका 200 किलोमीटर का रनवे है, उसका रनअप है। तो उस रोड जिसमें 32 किलोमीटर ग्रीन फील्ड है, 32 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड है इसमें, उसको 45 किलोमीटर का उसका प्रथम चरण है 200 किलोमीटर में से, जिसका का काम शुरू हो चुका है, काम चल रहा है। और आने वाले टाइम में वहां पर 7,000 करोड़ की 200 किलोमीटर की रोड आ रही है, और 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वहां पर सड़क और परिवहन मंत्रालय के जरिए सड़क और परिवहन के उपयोग में लेने हेतु 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वहां पर 2024 के पहले होगा। तो आप सोचिए कि वहां पर रोजगार के कितनी प्रबल संभावनाएं हैं। तो ये सब कैसे संभव है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ये सब चीज संभव है, क्योंकि आनुपातिक दृष्टिकोण से थोड़ा तीव्र गति से तीव्र विकास होता है। अब आप इसमें ये देखिए कि नितिन गडकरी साहब ने बताया था कि अमेरिका के पूर्व में जो कोई राष्ट्रपति थे, मीन्स जो हुआ करते थे राष्ट्रपति, मिस्टर जॉन कैनेडी साहब, उन्होंने ये बात कही थी कि अमेरिका धनवान है। ये गडकरी साहब ने बताई स्पीच में कि जॉन कैनेडी साहब ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये बोला था, ये बात कही थी कि अमेरिका धनवान है इसलिए वहाँ के रोड अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ के रोड अच्छे हैं इसलिए अमेरिका धनवान है। बात ये है, यानी रोड अगर जहाँ पर बन जाती है तो वहाँ पर रोजगार के संसाधन उत्पन्न हो जाते हैं। मीन्स तो हमारे देश के अंदर अगर सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और केंद्र में तो 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी ही है, कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि तटस्थ जो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा। जो भी अगर नई पार्टियां और बन रही है, तो अगर कोई वोट कट रहे हैं, वो वोट आपस में बट रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट गिरा करते थे, उनको नुकसान है। क्योंकि 90% तो जो तटस्थ है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और क्यों देना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतना ज़्यादा संसाधन भारतीय जनता पार्टी के पास, टेक्निकली मैनुअल भी है और सब एक्सपर्ट है। आप भारतीय जनता पार्टी की टीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, तो आपको खुद को सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सरकार एकदम सुरक्षित है। आप ये देखो कि मतलब इसी कारण जो घोषणा पत्र था उसके अंदर सभी गांवों को आपस में जोड़ने का प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना एक वहां पर वो आ रही है, तो वो उस योजना के तहत उसमें था सा वो प्रधानमंत्री, वो संकल्प पत्र में भी है। एक तो वो सारे धार्मिक स्थलों को सड़क सुविधा से जोड़ना, और एक था सभी गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ना। तो वो चीज़ इसमें घोषित हो चुकी है घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में, जो कि संकल्प पत्र शीर्षक के नाम से 11 संकल्पों के साथ
माननीय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रस्तुत किया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की आप तुलनात्मक अध्ययन करें या भारतीय जनता पार्टी की आप उपलब्धियां देखें, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, यानी इनको कंट्रोल करने का तरीका देखो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल किया गया। पहले की सिचुएशन और एनवायरनमेंट वहाँ का नहीं बिगड़े, उन सबको कंट्रोल करने के बाद इसको अप्लाई किया गया, इसको चार्ज किया गया और आज उसमें सफलता प्राप्त कर ली। क्योंकि 150 करोड़ लोगों के देश में जहाँ विभिन्न धर्मों के, विभिन्न मजहबों के लोग रहते हैं, जिनकी विचारधारा आपस में कई मायनों में मेल नहीं खाती, ये हकीकत है, उस जगह मैनेज करके चलना और विकास करना वाकई कांटों भरा ताज होता है, कांटों भरी राहें होती है जिसपे कि चलना होता है। लेकिन चूंकि देश के सपूतों को दर्द आता है, इसलिए उनको ये सब करना पड़ता है। अदरवाइज जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या जो वरिष्ठ लीडर साहब हैं अगर ऐसा नहीं करते तो भी वो आराम से सत्ता सुख भोग रहे होते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो लोग सपूत हैं, देखिए आरएसएस के संस्कार है, देशभक्त पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उन संस्कारों के जो वहाँ पर प्रतिनिधि हैं, जो देश के सपूत हैं, तो उनको तो देश का दर्द आता ही है। इसलिए ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए गए जो कि हर कोई तो सॉल्व करने की सोच ही नहीं सकता, इसके बारे में नहीं सोच सकता, सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। तो देखो साहब 370 है, आप देखो 35A, इसके बाद 3 तलाक, इसके बाद आपके राम मंदिर का शिलान्यास, इसके बाद CAA, और आप ये देखो अभी UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी है, 100% आ रहा है, अनाउंस हो चुका है। इसके अलावा आप ये देखो कि अभी भारतीय अर्थव्यवस्था ने इतनी तीव्र गति से विकास किया है कि पूरे वर्ल्ड में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड को पछाड़कर 5वें नंबर का स्थान हासिल किया है। लगभग 200 देशों के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोविड भुगतने के बाद, जिसमें 75 दिन का लॉकडाउन लगा था, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। खैर अभी आगे मैं इसका भी बखान करता हूँ। आप ये देखो कि वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या क्या विकास कितने तीव्र गति से हुए, जो मैं आपको बताता हूँ। देखो डबल इंजन की सरकार होने से क्या क्या फायदा हुआ। हिमाचल प्रदेश में एम्स 6 मेडिकल कॉलेज बन गए, PGI सैटेलाइट केंद्र बन गए, IIT बन गया, IIIT बन गया, IIM बन गया, आपके NIT बन गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बन गई, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, कई सेंट्रल स्कूल खोलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बीजेपी ने वंदे भारत एक्सप्रेस चला दी है। इसके अलावा बल्क ड्रग पाथ से लेकर के मेडिकल डिवाइस पाथ भी आ गया, मतलब जहां पर 40,000 लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। ये तब जब संभव हो पाया कि डबल इंजन की सरकार, ये बहुत बड़ा फायदा है कि डबल इंजन की सरकार है। अब बीजेपी UCC ला रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, सभी देशवासियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था, कोई भी भेदभाव नहीं, ताकि सुगमता से सबके लिए समान नियम लागू हों और सब आराम से एक बेहतर जिंदगी अपने परिवार के साथ यहाँ पर देश में बसर कर सकें। आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार के रहते हुए क्या क्या अच्छा काम नहीं किया, विकास के इतने काम किए। क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है। जब लीडर या कैप्टन ही अगर शानदार है, अगर हमारे हाईकमान अगर यू कैन से कि इतना पावर रखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इतना पावर रखते हैं कि पुतिन साहब भी अगर यूक्रेन से युद्ध करने जाते हैं तो पहले मोदी साहब से मीटिंग करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो स्टेटस है भारतीय जनता पार्टी में, जो अभी वर्तमान में सत्ता में मोदी सरकार है, उन्होंने वो ऊंचाइयां हासिल करी है कि विदेश में कोई अगर अपने देश के राष्ट्र प्रमुख का शायद भले नाम नहीं जानता होगा, लेकिन हिंदुस्तान के मोदी जी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। ये स्टेटस है। आज वो रूस यहाँ पर मिलके जाता है जिसको कि अमेरिका उसको बस में, मतलब इन द सेंस कि अमेरिका का वो माजरा नहीं रख रहा, यानी अमेरिका उसको
को मना करके भी नहीं मना पा रहा। वो रूस अगर इंडिया में मोदी जी साहब से मिल करके जा रहा है तो आप सोचो क्या स्टेटस रखते होंगे मोदी जी साहब। तो ऐसे सौभाग्य सुअवसर को आप इस तरीके से मत घुमा देना, क्योंकि खो मत देना। क्योंकि आप ये देखिए कि यदि कोई बिल्डिंग होती है वो जर्जर अवस्था में है तो उसको रिपेयर करने के लिए जो तकलीफ होती है आसपास में रहने वाले को या उसमें जो पहले रह रहे थे, तो वो तो फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी इंडिया में। 2013 में जब मनमोहन सरकार थी नवंबर दिसंबर में, और उसके 6 महीने बाद ही मोदी जी की 2014 में मई में सरकार बन गई थी भारतीय जनता पार्टी की। 13 के अंदर नवंबर दिसंबर में अखबार में मैंने प्रमुख समाचार पत्र में पढ़ा था, जो टाइटल था कि केंद्र की मनमोहन सरकार यानी कांग्रेस की मनमोहन सरकार के पास उतना पैसा भी नहीं है कि सेना के लिए वो बारूद खरीद के ला सके। और उस कंडीशन में मोदी जी साहब ने सत्ता संभाली थी। और उसके बाद आप ये देखो कि कभी तो बारूद लाने के लिए पैसा नहीं था, और अभी ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो 14 देशों ने एप्लीकेशन लगाई हुई है कि हमें ब्रह्मोस चाहिए, जो कि हिंदुस्तान में निर्मित मिसाइल है। तो ये है मोदी जी का वर्चस्व दुनिया में, धाक। इसे कहते हैं कि भाई अपना स्टेटस, अपनी बुलंदी कायम करना। आप ये देखो कि अटल सरकार के समय में एक टनल का शिलान्यास हिमाचल प्रदेश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था। उसके बाद 2004 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार आ गई थी, जो 2013 तक रही, यानी 4 से 14 में मोदी जी आए थे तो लगभग 10 साल का उनका टेन्योर रहा। 2 टर्म सुन के रहे कंटिन्यू, जिसमें मनमोहन सरकार थी कांग्रेस की। उस टनल का 10 वर्षों में काम हुआ 1300 मीटर। ओके, यस। उसके बाद मोदी जी की सरकार आई 2014 में। 2014 में मोदी जी की सरकार के अंदर अभी तक तो 8 साल हुए, उसमें से मात्र 2 साल के अंदर 10 किलोमीटर का टनल कंप्लीट बन गया, और सरकार द्वारा सेना को और देश को समर्पित कर दिया गया। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सपूत है देश के, और देश के लिए अगर कोई दर्द आता है, देश के लिए अगर कोई चिंता होती है, देश के लिए अगर कोई अच्छा काम करने की इच्छा रखता है, अगर जिम्मेदारी हाथ में लिए, तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे उसकी तुलना में कोई और पार्टी नहीं लगती है। खैर, अपन आगे बढ़ते हैं, मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। आप ये देखिए कि सॉरी, जो विकास भारतीय जनता पार्टी करा सकती है आज के वर्तमान समय में, जो भी कोविड वगैरह को संभालते देखते हुए और उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए, आप देखो 80 करोड़ जनता को 2.5 साल तक मोदी जी ने फ्री राशन उपलब्ध कराया। कोविड के चलते 200 करोड़ वैक्सीन फ्री लगाई। आप सोचो, वैक्सीन बनी होगी, ट्रांसपोर्ट हुई होगी, स्टाफ ने, मीन्स जो भी प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने, मेडिकल प्रोफेशनल्स ने लगाई होगी, उसको इंजेक्ट किया होगा, वो सिरिंज वेस्ट हुई होगी, वो इक्विपमेंट्स लगे होंगे, वो साजो सामग्री संसाधन काम में आए होंगे, 200 करोड़ की डिलीवरी हुई होगी, जो कि एक निश्चित टेम्परेचर पे होती है, गाड़ी ने सफ़र किया होगा, ट्रकों ने, मीन्स लॉरीज ने सफ़र किया होगा, तो वो सब मैनेज किया। और आज की तारीख में हिंदुस्तान शुरू के पावर्स में से है, शुरू के 4-5 पावर्स में हिंदुस्तान आता है। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आते ही मोदी जी साहब ने ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दी कि आज हिंदुस्तान को वर्ल्ड में अपने नाम और डंके के साथ गुंजवा दिया, बजवा दिया। अब बात करते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की, घोषणा पत्र की बात करते हैं। घोषणा पत्र में 11 संकल्प लिए गए। उन संकल्पों में से मुख्य जो 11 संकल्प हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, 8 लाख को रोजगार। दूसरा, महिलाओं को वार्षिक 3 फ्री सिलेंडर। तीसरा, धार्मिक पर्यटन जो स्थल है उन धार्मिक पर्यटन स्थलों को सड़क सुविधा से जोड़ना। चौथा, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देना। पांचवा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना यानी लागू करवाना। उसके बाद 12 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, 12 जिले, सब जिलों में गर्ल्स हॉस्टल। उसके बाद 12th स्टैंडर्ड की जो 5000वीं रैंक है उन वाली छात्राओं को 2500 रुपये माह की छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप। आप समझ रहे हो, 5000 की रैंक तक की जो स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, उन्हें 2500 रुपया मासिक की
स्कॉलरशिप, उसके बाद 5 नए मेडिकल कॉलेज, और माँ और नवजात की देखभाल के लिए महिलाओं को 25,000 रुपये। उसके अलावा सभी गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ना। उसके बाद स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल और स्कूटी देना। ये 11 जो संकल्प लिए गए हैं संकल्प पत्र में, तो भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती है उसी के बारे में बात करती है। तो ये सब कहा है, अगर ये सारी सुविधा हिमाचल प्रदेश की सरकार को लेनी होगी तो उन्हें अपने खुद की पार्टी, जो अपना शुभचिंतक पार्टी है, पॉलिटिकल शुभचिंतक वेल विशर पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसे सपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। हिमाचल प्रदेश की लगभग 75 लाख की आबादी है, उसमें 55 लाख वोटर्स हैं, मतलब वोट लगते हैं, 55 लाख वोटर्स हैं। उसमें से भी 25% जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, यानी सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। देश का सौभाग्य है कि बीजेपी की मोदी सरकार है केंद्र में, देश में, और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, जो बीजेपी चूंकि आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है, जो कि राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है। अतः हिमाचल प्रदेश के विकास हेतु बीजेपी को वोट दो। जिस बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने हिंद को विश्व की महाशक्ति की पंक्ति में सबसे आगे खड़ा कर दिया, उस लाइन में सबसे आगे खड़ा कर दिया, ऐसे नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट करो, उनको वोट दो। देखो, चाहे दुश्मन कितना भी भारी हो, सबको पता है अगर हिंदुस्तान से पंगा लिया तो घर में घुसकर मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसका प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो देर इज नो एनी कॉम्प्रोमाइज। देश की शांति में अब कोई समझौता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप ये देखो कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप देखो आप, मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, योगी जी, गडकरी जी, सुब्रमण्यन स्वामी जी, राजनाथ सिंह जी, शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आप ये देखो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ साहब, वो बीजेपी के फॉलोअर हैं। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं, माननीय अश्विनी जी उपाध्याय साहब, वो बीजेपी के फॉलोअर हैं। तो मैं बीजेपी का कट्टर फॉलोअर हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जड़ों को नहीं काटना है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शांति से पल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और सरकार के अंदर उस मार्ग पे देश की व्यवस्था को डाल दिया जाता है कि उस समय के कुछ लालच के लिए पूरे देश और देशवासियों को खतरे के मार्ग पर जाने की पूर्ण संभावनाएं नजर आती हैं। इसलिए देशभक्त एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दीजिएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो कंटिन्यू है, लेकिन इसमें बैटरी ज़ीरो होने वाली है, इंडिकेशन आ चुके हैं। तो अगर ये बीच में कट जाए तो मेरा जय हिंद मान लेना। बाकी मैं अभी कुछ बातें और आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं अपना 5-7 मिनट में संभव होगा तो इसको ओवर करूँगा। दोस्तों, ऐसी लीडरशिप है अपने पास, और सबसे बड़ी बात है कि सब 100% आरएसएस लॉबी हैं। सब के सब देशभक्त हैं, देश के सपूत हैं। कैसे 370 35 से कंट्रोल करके ख़त्म कर दिया, 3 तलाक हटा दिया, राम मंदिर, सीए, ये नहीं भी करते तो भी मैंने आपको भी पहले बताया कि आराम से सत्ता का आनंद लेते, कोई दिक्कत नहीं था, कोई हटाने वाला नहीं था, बहुमत की सरकार थी। लेकिन आप देखो, रिस्क एक हिसाब से रिस्क हो गई, और रिस्क दोनों तरफ से हो गई कि परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, लेकिन कंट्रोल। सैल्यूट है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए डोभाल साहब को, कि साहब उनकी इंटेलिजेंसी में आंतरिक शांति है, और बाहर तो हमारे हिंद की सेना के 15 लाख 20 लाख शेर खड़े ही हैं। सभी को मेरा प्रणाम। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि
इतने सारे काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी सपूत है, इसीलिए सुरक्षित हाथों में बागडोर है देश की। आप ये देखो 75 दिन का लॉकडाउन रहने के बाद भी, करोड़ों लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होने के बाद भी 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल तक राशन फ्री मुहैया कराया, वो आपके सामने है। अब आप ये देखो कि वर्तमान समय में आप तुलनात्मक अध्ययन कर लो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, आपको खुद को गहराई से जाने पे पता पड़ जाएगा कि यार सर्वोच्च, सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ और सर्व सुरक्षित अगर देश को कोई रख सकती है तो वह भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, यदि मैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की उपलब्धियां बताने लग जाऊं तो 2 घंटे में 10% भी नहीं बता पाऊंगा। 2 घंटे में मैं 10% भी नहीं बता पाऊंगा। ये वीडियो कंटिन्यू लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं अगला वीडियो गुजरात पे बनाऊंगा, गुजरात चुनावों पे, जो कि लगभग 20 तारीख के आसपास में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, आप गौर से सुनना साहब, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा अन्नदाता किसान भाइयों की 23 की 23 पूरी फसलें, शायद 26 या 23 है, जो भी है, 100% कंप्लीट फसलों पर एमएसपी मिले, और वो कैसे मिलेगा उसका मैं उपाय आपको मेरे अनुभव से बताऊंगा, जो कि मैं गुजरात चुनावों के लगभग हफ्ते 10 दिन बाद अन्नदाता किसान भाइयों पर यह वीडियो बनाऊंगा। उसमें सारी फसलों पर उनको 100% एमएसपी मिले। अब वो कितना मिले, वो कितना मीन्स उनको रिटर्न मिल सकता है कॉस्टिंग के बाद, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सारी फसलों में सभी किसानों को, सभी अन्नदाता किसानों को एमएसपी तो मिले ही मिले, और कभी भी अन्नदाता आत्महत्या नहीं करें। इसके बाद यानी किसान अन्नदाता का वीडियो बनाने के बाद मैं हफ्ते 10 दिन बाद एक और वीडियो प्रस्तुत करूंगा कि 100% बेरोजगारों को 100% रोजगार कैसे दिया जाए, उसका क्या उपाय है वर्तमान परिस्थितियों में। आप लोगों को शायद मेरी बातें बहुत मजाकिया लग रही होंगी, लेकिन मेरा आपसे सिर्फ इतना सा कहना है कि आपका मैक्सिमम मेरा वीडियो पे 15 मिनट का समय वेस्ट होगा, जो कि आप चलते हुए सफ़र में, गाड़ी चलाते समय, ट्रेन में सफ़र करते समय, या जैसे भी आपकी सुगमता के अनुसार और काम करते हुए भी सुन सकते हैं। क्योंकि मेरा पोस्चर तो ये रहेगा बात करने का, आप कंटिन्यू उसको सुनेंगे तो भी आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ, तर्क संगत ये बातें सही है। अगर मैं गलत हूँ तो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपने विचार तो प्रस्तुत कर ही सकता हूँ। अगर मेरी योजनाएं अच्छी लगे तो उसको एप्लीकेबल करके देख लेना, इम्प्लीमेंट कर देना उनका, और नहीं तो भी दुनिया चल ही रही है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मैं अपने प्रयास करूंगा, जो भी अगर मेरे साथ आकर के इस चीज़ में मतलब अपना पार्टिसिपेशन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। बस यही है कि सात्विक भाषा में अगर अपने देश के बारे में अपन नागरिक, भले चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, सात्विक भाषा में अगर वो बात करें तो अपन ही लोगों को, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के सिस्टम को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ की लीडरशिप को, यहाँ की पॉलिटिक्स को ही संभालना होता है कि कैसे अपने देश को हम अपने अच्छे स्टेटस पे लेके चल सकते हैं मीन्स। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसके बाद अगर मुझे लगा कि मुझे कंटिन्यू रहना चाहिए तो मैं कंटिन्यू रहूँगा, और अगर मैं कैसे भी किसी भी दृष्टिकोण से अपने देश की सेवा कर सका या कर पाऊँ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। जो कोई भी मेरे पे जिम्मेदारी अगर डालना चाहे तो मैं सच्चे सपूत के स्टेटस से मैं साबित करूंगा कि हाँ, देश के सच्चे सपूत ऐसे होते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप प्लीज 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 जो भी चुनाव भविष्य में आए, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दीजिएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी बात, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, कंपैरेटिवली विकास के काम तीव्र गति से होंगे, और बहुत ज़्यादा सुविधा जल्दी से जल्दी हम आदरणीय सभी लोगों को, मीन्स आदरणीय देश की जनता जनार्दन को, आदरणीय देशवासियों को मिलेगी। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एक छोटा सा मैं आपको मेरे मन का क्लू देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उस फॉर्मूले से कभी नहीं हारेगी कि जो भी भारतीय माफ कीजिएगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी का तटस्थ वोट बैंक है वो 100% वोट जरूर 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 करे। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अगेंस्ट पार्टी है वो अपने वोटर जो 90 साल या 90 साल प्लस होते हैं, जो चलने फिरने में
असमर्थ होते हैं उनकी टांगा टोली करके लाके भी वोट डलवाते हैं। यानी कि बीजेपी के जो अगेंस्ट पार्टीज हैं वो तो अपना यू नो अपनी जो वोटिंग है, जो पोलिंग है उनकी, तो वो मोर देन 90% करा लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का जो तटस्थ वोट बैंक है वो 50% तक ही आ पाता है। तो ये एक ही फॉर्मूला है। मैं जो नए वोटर्स हैं, जो पुराने हैं, उनको तो इस चीज़ का अनुभव है, लेकिन जो कमिंग वोटर्स हैं या जो भी नहीं डाल पा रहे हैं, उनको मेरा बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर देश और आप अपने आप और अपनी पीढ़ियों को अगर सुरक्षित चाहते हो, अपने ही देश में अगर शरणार्थी नहीं बनना चाहते हो, तो प्लीज 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 सपोर्ट आरएसएस बीजेपी। जय हिंद दोस्तों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कंटिन्यू करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का परचम हिमाचल प्रदेश के अंदर फहरा देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने सभी आदरणीय देशवासियों को, हिमाचल प्रदेश वासियों को जय हिंद, जय भारत, जय आरएसएस, जय बीजेपी, जय हिंद।